अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर की न्यू सीरीज़ होने जा रही है स्टार्ट। और इस सीरीज़ का स्टार्ट जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो शेकी है। उसकी वजह ये है कि अभी तक मुझे ये फाइनल नहीं हुआ कि मैंने किस कंट्री में जाना है, और उसी की आज इब्तिदा है। मैं लाहौर से निकल पड़ा हूँ और इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भेरा इंटरचेंज मोटरवे के ऊपर, और यहाँ से हम वीज़ा लगवाने के लिए मैं जा रहा हूँ। और प्लान मेरा पहला प्लान ये है कि मुझे साउथ कोरिया का वीज़ा लगवाना है, और साउथ कोरिया के लिए कल मैंने अपॉइंटमेंट लिया है जिसके लिए मुझे वीज़ा लगवाने जाना है। तो अगर मेरा साउथ कोरिया का वीज़ा लग गया तो स्टार्ट हमारा ट्रैवल ऐसी होगा कि इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम चाइना का वीज़ा लगवाएंगे, और चाइना का वीज़ा लगवाने के बाद हम दोबारा चाइना का कुछ जो पोर्शन रह गया था उसको कवर करेंगे, और उसको करते हुए हम पहुँच जाएंगे कोरिया। तो ये हमारा प्लान है। और लेट्स सी, अगर कोरिया का वीज़ा क्योंकि थोड़ा सा टफ़ है पाकिस्तानियों के लिए, अगर वीज़ा नहीं मिलता देन सेकंड ऑप्शन मेरी आ जाएगी फिर रशिया की, जिसकी भी प्लानिंग मैंने करके रखी हुई है। और जापान की भी ट्राई कर रहा हूँ, उसकी भी अपॉइंटमेंट का थोड़ा इशू आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारा इसलिए मैंने शुरू में बताया कि थोड़ा शेकी प्लान है। वीडियो आगे देखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। साथ साथ आपको बता देता हूँ जी, हमारे साथ जो है वो निकले थे हम लाहौर से इकट्ठे, और मेरे साथ हैं जनाब वाइल्डलाइंस बाय अबरार। हम दोनों ही इकट्ठे निकल रहे हैं लाहौर से, और मैं इस वक्त जा रहा हूँ अपना कोरिया का वीज़ा लगवाने, और अबरार कहाँ जा रहे हैं जी? अबरार जा रहे हैं जी अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगवाने के लिए। तो हम दोनों का इस दफ़ा डिफरेंट रूट है। सेंट्रल एशिया का मैंने अपना प्लान कर दिया कैंसिल, और अबरार का प्लान जो है वो यहाँ से अफ़गानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया और अप टू साउथ कोरिया एंड जापान। तो हो सकता है हम कोरिया में जाके दोनों मीटअप कर रहे हों अगर हमारा कोई टाइम मैच कर गया। और उसके अलावा फिर अगर मेरा कोरिया का ना निकला तो फिर शायद मैं सेंट्रल एशिया को उल्टा मैं इस साइड ट्रैवल स्टार्ट करूं, और रशिया से करता हुआ सेंट्रल एशिया से मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। तो ये हमारा ट्रैवल होगा। अभी हम इस वक्त जो है वो बेरा पे रुके हैं कुछ खाना शाना खाने के लिए। और ये देखें जी, ये अबरार की खड़ी है इस वक्त रंगीली, जो यहाँ से फ़िलहाल लाहौर से हमने लोड कर दी थी, और लोड करके डाले शाले पे बिठा कर हम लोग लेकर जा रहे हैं इस वक्त इसको इस्लामाबाद। और कल हम दोनों के लगेंगे वीज़े होपफुली। तो अबरार अपना वीज़ा लगवा के निकल जाएगा टुवर्ड्स अफगानिस्तान, और मैं अपना वीज़ा साउथ कोरिया का लगवा के आ जाऊँगा पाकिस्तान, और आपको फिर आगे लेकर चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। हम निकल रहे हैं जी अपने अपने रास्तों पे अपने अपने रास्तों पे निकल रहे हैं। अबरार जा रहा है जनाब अपने सेंट्रल एशिया, और हम टुवर्ड्स ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। गुड बाय रंगीली। तो इस्लामाबाद पहुंचकर मैं आ गया लेक व्यू पार्क के पास वीज़ा सीकर शटल वैन एरिया में, जहां कोरियन एम्बेसी की शटल वैन ली और अपने टूरिस्ट वीज़ा के डॉक्यूमेंट सबमिट करके मैं लाहौर वापस आ गया। तो फाइनली तकरीबन 3 हफ्ते बाद मैं पहुंच गया हूँ वीज़ा शटल सर्विस के ऊपर। और मज़े की बात यह है कि नॉर्मली होता ही है कि जब आप वीज़ा अपना पिकअप करने के लिए आते हैं तो आपके लिए सरप्राइज़ होता है कि आपको वीज़ा लगा या नहीं। कोरिया के केस में आपको ये फ़ायदा है कि आपको पहले ईमेल आ जाती है कि वीज़ा आपका लग गया है, और आपको वीज़ा क्या प्रिंट की ईमेल भी आ जाती है। अभी सिर्फ मैंने अपना यहाँ से पासपोर्ट पिक करना है। तो बाकी क्या स्टोरी है, कैसे वीज़ा लगा, क्या डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको पिक करने के बाद बताता हूँ। ऑलराइट जी नाजरीन, सो फाइनली मैं पासपोर्ट अपना रिसीव करके आ गया हूँ। वीज़ा मेरा ऑलरेडी कोरिया का लग चुका था। बाहर आते ही शदीद बारिश इस वक्त इस्लामाबाद में स्टार्ट हो चुकी हुई है, और बहुत तूफ़ानी बारिश हो रही है। और सीन ये है कि कोरिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है पहले नॉर्मली बहुत महंगा हुआ करता था। उसके लिए आपको लेके जानी पड़ती थी इनविटेशन,
आजकल फ़िलहाल जुलाई 2024 के अंदर फ़िलहाल इन लोगों ने टूरिस्ट वीज़ा ओपन किया हुआ है। और पिछली दफ़ा मैं जब चाइना जा रहा था मैंने कोशिश की थी कि मुझे किस तरह इन्विटेशन मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिल सका था। और इस दफ़ा फिर मैंने जब देखा कि इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा स्टार्ट कर दिया, दोबारा से ओपन कर दिया, तो मैंने इसलिए फिर इसमें अप्लाई कर दिया। तो सीन ऐसे हुआ था कि यार मुझे 3 हफ़्ते पहले मैंने अप्लाई किया जब मैं अबरार के साथ यहाँ पर आया। और अप्लाई करने के बाद जो डॉक्यूमेंट साथ लगाए वो आप साइट पे देख लें, ये लिस्ट लिखी हुई आ रही है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसकी वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके ऊपर पूरा मैंने अपना एक ब्लॉग जो है वो लिख दिया है पहले की तरह। बाकी जितने भी कंट्रीज़ का मैं ब्लॉग लिखता हूँ, आप beingatraveler.com/Korea2024 इस लिंक के ऊपर आप जाएंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कोरिया की, कैसे मैंने अप्लाई किया था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, क्या प्रोसेस है इनका, क्या फ़ीस है, पूरे ब्लॉग के अंदर मेंशन है। प्लस इसका वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करना है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर मैंने उसी ब्लॉग के अंदर लगा दिया। तो आप मैं इस वीडियो के अंदर वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करा, लिहाजा आप वही मेरा ब्लॉग ज़रा देख लेंगे तो आपको सारी डिटेल जो है वो समझ आ जाएगी कोरिया जाने की। तो अब नेक्स्ट जो मेरा प्रोसेस है वो अब ये है कि कोरिया या तो मैं जाऊँ बाय एयर, यहाँ से जाऊँ और डायरेक्ट कोरिया की सीरीज़ स्टार्ट कर दूँ। और वो जब मैंने अपनी फ़्लाइट चेक की तो फ़्लाइट बन रही थी जनाब कोई 2.5-3 लाख का रिटर्न टिकट बन रहा था। फिर मैंने देखा यार क्यों ना एक दफ़ा फिर मैं चाइना के थ्रू जाता हूँ, यहाँ से दोबारा हम बाय रोड ट्रैवल करते हुए जाएंगे चाइना और वहाँ से कोरिया चले जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैंने चाइना का प्लान इसलिए इसके साथ शामिल किया। आज पासपोर्ट रिसीव करके प्लान यही है कि मैं अपना जो चाइना की एम्बेसी है वहाँ पे अपना पासपोर्ट जमा कराऊँ। जेरीज जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन मैंने ऑलरेडी इसकी रेडी कर ली हुई है। पिछली दफ़ा मैं जब चाइना गया था तो मैंने जितनी भी इसकी डिटेल थी वो सारी उसके ऊपर पूरा एक ब्लॉग लिख दिया हुआ है ऑलरेडी, जो पूरी एक वीडियो बनाई थी चाइना वीज़ा के बारे में, वो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, वो भी देख लेना। और अगर आपने पहले नहीं देखी हुई, अब फ़िलहाल मुझे बारिश रुकने का इंतज़ार करना है और चाइना का वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है। प्लस ये सीरीज़ के लिए नया कैमरा भी मैंने लेना है, तो वो कैमरा भी पिक करना है, वो मेरा अमेरिका से आ चुका है, वो उसके बारे में भी आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट जी नाजरीन, सो चाइना का भी वीज़ा जमा हो गया है। जेरीज़ की पीछे आपको ये ब्रांच नज़र आ रही है इस्लामाबाद की, मैंने इस्लामाबाद में आके जमा करवाया ताकि जल्दी प्रोसेस हो जाए। लेकिन फिर भी आप ये देखो कि ऑलमोस्ट मैंने अपना प्रोसेस कोई 8 जुलाई से स्टार्ट किया था। 8 जुलाई को मैं और अबरार निकले थे, हम इकट्ठे लाहौर से, और अबरार इस वक्त 3 से 4 कंट्रीज़ करके पहुंच चुका है आगे, और मैं अभी तक अपने वीज़ाज़ के अंदर ही लगा हूँ। तो ये होता है यार आपके साथ, अगर आपके पास वीक पासपोर्ट हो तो आपके साथ ये होता है। एनीवेज़ देखते हैं जब फाइनली हम यहाँ से निकलेंगे, चाइना का वीज़ा इंशाल्लाह जब आ जाएगा और चाइना के लिए निकलेंगे और फिर एंड में कोरिया जाएंगे, तो तब मैं अबरार से पूछूंगा कि फ़िलहाल वो उस वक्त कहाँ पे पहुँच गया हुआ है। तो अभी हो रही है बारिश, फटाफट मैं चलता हूँ घर और मुझे कैमरा पिक करना है, फिर आपको अपना कैमरा भी दिखाता हूँ जो मैंने अभी जो चाइना और कोरिया की हमारी सीरीज़ होगी वो हम नए कैमरे से शूट करेंगे। ऑल राइट नाजरीन, सो वेलकम बैक टू अनदर सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। और इस सेक्शन में चाइना वीज़ा अप्लाई करने के बाद मैंने आपको अब दिखाना था कि मैंने न्यू कैमरा कौन सा लिया है। तो हेयर इज़ माय न्यू कैमरा, और ये है जनाब हमारा Osmo Pocket 3। बहुत ही छोटा सा कैमरा है और ये मैं क्यों लेके जा रहा हूँ वो आपको अभी बताता हूँ। तो इसका आप अब ज़रा क्लोजअप देखें, ये बहुत ही छोटा DJI Osmo Pocket 3 ये मॉडल है। सिंपली आप इसको रोटेट करते हैं और ये ऑन हो जाती है। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि इसके साथ आपकी 3 एक्सिस गिम्बल लगी हुई है जो कि आपकी स्टेबलाइजेशन करती है। अब फ़ायदा क्या है? फ़ायदा आप ये देखें, ये बिल्कुल हाथ जितनी है, हाथ से भी छोटी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके साथ आपका जो DJI का माइक है वो भी अटैच हो जाता है और कोई भी ट्रांसमीटर नहीं आपको इसका लगाना पड़ता। और जिस तरह नॉर्मली मैं मोबाइल यूज़ करता था, जो अभी आप ये देखें, मैं अब ज़रा इसको मैं रोटेट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये ऐसे रोटेट हो जाता है। और इस वक्त मैं अपने आईफोन से इसका शॉट कर रहा हूँ और फेस ट्रैकिंग इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखें, मैं इसको रोटेट अगर कर रहा हूँ तो इसने मुझे फोकस किया हुआ है और फेस को मेरे ही हमेशा सेंटर में रख रही है। तो एज अ सोलो ट्रैवल ब्लॉगर इसमें ये चीज़ सबसे अच्छी है कि आप इसमें जो भी कैमरा जहाँ पे भी सेट करके जाएंगे तो ये मुझे फॉलो करता रहेगा, जो कि एज अ ट्रैकर, एज अ सोलो ट्रैवलर बहुत ही काम की चीज़ है। तो बाकी की जो रिकॉर्डिंग है अब मैं इससे स्विच करता हूँ, फिर आप इसकी ज़रा क्वालिटी भी देखें, फिर आपको इसके बारे में मज़ीद बताता हूँ। तो जी अब मैं शिफ्ट हो गया हूँ DJI Osmo Pocket 3। पहले मैं आईफोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था, कुछ मैंने सैमसंग के S22 अल्ट्रा से भी आपको रिकॉर्डिंग दिखाई थी, लेकिन ये अब जो मेरी रिकॉर्डिंग हो गई है ये सारी शिफ्ट हो गई है अब DJI Osmo Pocket 3। ये कैमरा एक्चुअल में मैंने बहुत रेजिस्ट किया अपने आप को, मैंने नहीं लेना, मैं वेट करूँगा,
इसका अगला मॉडल लूँगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स कुछ ऐसे थे, एज अ ट्रैवलर इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा थे कि मुझे अब मजबूरन इसको कोई 7-8 महीने वेट करने के बाद लेना पड़ गया। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे जैसे अब ट्रैवल व्लॉगिंग ओवरऑल ही जितनी भी ये वीडियो मेकिंग वाला प्रोसेस है इतना ज़्यादा आम होता जा रहा है। लोग पहले हम DSLR निकाल के आराम से इजीली इसके नीचे इतना बड़ा ट्राइपॉड लगा के निकलते थे, तो कोई भी उसको माइंड नहीं करता था। इवन बहुत ज़्यादा लोग उसको बड़ी अच्छी नज़रों से देखते थे कि यार समवन इज़ क्रिएटिंग कंटेंट और ये वो। उसके बाद DSLR को रोका जाना शुरू हो गया जिस भी हम जगह पे जाते थे। फिर उसके बाद मैं मोबाइल पे शिफ्ट हो गया, आईफोन के ऊपर मैंने सारी रिकॉर्डिंग की जो चाइना की पिछली सीरीज़ की थी। और लेकिन उसके साथ मुझे DJI का ट्रांसमीटर लगाना पड़ता था, और DJI की जो माइक है, ये माइक और इसके साथ फिर उसका ट्रांसमीटर लगता था। उसमें भी जब ये लाइटें वगैरह चल रही होती हैं तो लोग उसको भी काफ़ी और नज़र से देख रहे होते हैं और आप बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में आ रहे होते हैं, और फिर आपकी जो है कैमरा वगैरह बंद करवाया जाता है। इसका DJI Osmo Pocket 3 का फ़ायदा ये है कि ये इतनी छोटी सी गिम्बल है और ना इसके साथ कोई ट्रांसमीटर लगाना पड़ता है। DJI Mic 2 का जो वर्जन आया वो मैंने अब इसके साथ लिया है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है इसके साथ। और जब ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है तो उसका फ़ायदा फिर ये होता है कि आपका जो ट्रांसमीटर है वो भी नहीं नज़र आता, तो आपकी बहुत ही छोटी गिम्बल होती है, बैटरी टाइमिंग भी इसकी अच्छी है, चार्जिंग भी इसकी बड़ी जल्दी हो जाती है, तो जिसकी वजह से मुझे फिर ये लेना पड़ा। प्लस जो इसके अंदर ये जो ऑप्शन है कि ये फेस ट्रैक करता रहता है, जहाँ भी मैं इसको लेके जाऊँगा ये मेरा फेस को फॉलो करता रहेगा, जैसे जैसे भी मैं इसको घुमाऊँगा ये फेस को फॉलो करता रहेगा। तो ये है इसके अंदर सारी अच्छी चीज़ें। तो आगे वाला जो जितना भी मेरा आप ये चाइना और कोरिया का ट्रिप होगा वो सारा इसी के ऊपर शूट होगा 90%। इसमें सिर्फ एक जो ड्रॉबैक है जिसकी वजह से मैं नहीं ले रहा था वो था जूम। आईफोन का जब आप कैमरा यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो 3 कैमरे लगे हुए हैं उनके डिफरेंट जूम आपको मिलते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर जूम इतना ख़ास नहीं है, डिजिटल जूम है, लेकिन क्योंकि बाकी फ़ायदे बहुत अच्छे थे इसलिए मैंने ले लिया। तो बात लंबी हो गई है, अब करते हैं इसको बंद। नेक्स्ट सेक्शन आपको दिखाएंगे जब हमारा चाइना का वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू लोकेशन। चाइना का वीज़ा अप्लाई करने के बाद मैं आ गया अपनी फैमिली के साथ पतरियाटा की टॉप के ऊपर। पंजाब का ये हाईएस्ट पॉइंट है और उसकी वजह ये है कि चाइना की जो जेरीज़ में जहाँ पे मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था उन्होंने मुझे कहा कि यार आपका वीज़ा ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन में लग जाएगा, लेकिन वो भी गुजर के इतना रश इस वक्त लगा हुआ है लोगों का बाहर जाने की तरफ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमी सिचुएशन। और चाइना की तरफ भी लोग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से चाइना की भी वीज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा डिले आना शुरू हो गया। तो मैंने कहा उस डिले को हम स्पेंड करते हैं टाइम अपना माउंटेन्स में आके। तो बड़े ही ज़बरदस्त रास्ता, अगस्त का ये महीना चल रहा है और एंडिंग की तरफ जा रहा है और कमाल का वेदर, रास्ते से होते हुए बादल ही बादल, क्या कमाल के। और नॉर्मली मैं जाता होता हूँ कि मरी, भूरबान, नथिया गलिया इस जगह के ऊपर फैमिली को लेकर, लेकिन इस दफ़ा मैं पतरियाटा लेकर आया हूँ। कमाल की जगह है यार, ये पतरियाटा का बिल्कुल टॉप है। कैंपिंग स्पॉट्स बने हुए हैं यहाँ पे, TDCP के टूरिज़म डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब का जो है। तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद चाइना एम्बेसी से पासपोर्ट वापस आ गया और सारे प्लान को उस वक्त शॉक लग गया ये देखकर कि वीज़ा ही नहीं लगा। दिल तो बहुत ज़्यादा रूठा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि शायद मेरे से एप्लीकेशन में कोई गलती हो गई हो, इसलिए मैंने एक दफ़ा फिर से सारी डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे की, सारी बैंक स्टेटमेंट्स लगा कर एक दफ़ा फिर से चाइना वीज़ा अप्लाई कर दिया और इसकी वजह से मेरा मज़ीद ट्रैवल पे निकलना लेट हो गया। ऑल राइट नाजरीन, सो बैक टू इन फ्रंट ऑफ यू आफ्टर 2 टाइम रिजेक्शन। बिल्कुल सीन यही हुआ कि जनाब दूसरी दफ़ा भी मेरा चाइना का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। अननोन रीज़न कुछ नहीं बता रहे और रिजेक्शन पर रिजेक्शन, धड़ाधड़ लोगों की वहाँ पे रिजेक्शन हो रही है। जिससे पूछता था किसी इवन स्टूडेंट्स के भी बहुत ज़्यादा जो है वीज़े वहाँ पर रिजेक्ट हो रहे थे और बिजनेसमैन के भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे थे। बहरहाल इस टाइम में जो हमारी करंट इकोनॉमी की सिचुएशन है उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ना सिर्फ चाइना बल्कि और भी जितने कंट्रीज़ हैं लोग अप्लाई वगैरह कर रहे हैं, उनके वीज़ाज़ नहीं लग रहे। तो यही रीज़न है। और मैं जैसे वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा था कि काफ़ी शेकी वीडियो होगी, तो बिल्कुल वही सीन हुआ है। चांसेस थे कि शायद मेरा कोरिया का वीज़ा नहीं लगेगा और चाइना का तो ज़रूर लगेगा, जबकि उल्टा हो गया सीन कि मेरा चाइना का वीज़ा नहीं लगा और कोरिया का लग गया। इसके दौरान एक और जो मेरे साथ मसला ये आया, जो मेरे साथ हेल्थ इशू हुआ, वो ये कि जिन दिनों मैंने भी अपना सेकंड वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, मेरी अचानक रात को एकदम किडनी में पेन स्टार्ट हुई और इतनी शदीद हुई कि 3 दिन में हॉस्पिटल्स में रह कर आया, कभी किसी हॉस्पिटल कभी किस हॉस्पिटल। अल्टीमेटली अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज वगैरह के अंदर नहीं वो कुछ भी नज़र आया और CT स्कैन में जाके कुछ मुझे 3 mm की एक जो किडनी के अंदर स्टोन है वो मेरा डायग्नोज़ हुआ है। अब मसला ये हो गया कि मेरे पास इस वक्त कोरिया का वीज़ा लगा हुआ है और चाइना का वीज़ा जो मेरा प्लान था वो नहीं लग सका। तो प्लान तो मेरा यही है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ कोरिया का जो है ट्रिप करूँगा, लेकिन
जो अब ये किडनी के अंदर एक स्टोन आ गया है, इसने मेरा पूरा का पूरा प्लान जो है वो डिले कर दिया है। मुझे अब ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ। पेन मेरी अब जाके रुकी है, और लेकिन जो स्टोन है वो किडनी के अंदर ही है, और मैं वेट कर रहा हूँ कि मेडिसिन ले रहा हूँ कि शायद ये मेरा जल्दी से जल्दी ये मेरी जो इस वक्त एक हेल्थ इशू आ गया, ये जल्दी से जल्दी स्टोन निकल जाए और फिर मैं अपना ट्रैवल स्टार्ट करूँ। आल्दो मैंने डॉक्टर्स के साथ यही मशवरा किया है कि उन्होंने तो यही कहा कि आप इतना साइज़ बड़ा नहीं है, आप मेडिकेशंस लेते रहो, और हो सकता है ड्यूरिंग द ट्रिप आपका ये कभी ना कभी आपका निकल जाएगा ख़ुद ब खुद ये स्टोन। लेकिन जो पेन मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ पिछले 2-3 दिनों के अंदर हॉस्पिटल के अंदर, वो इतनी ज़्यादा शदीद थी कि मुझे डर ही लग रहा है कि दौरान ट्रिप अगर ये होगी तो ऑब्वियसली हम तो उन मुल्कों के जो मेडिकल फैसिलिटी है या हॉस्पिटलाइजेशन है वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो खुदा न खास्ता उधर कुछ ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए अब ये मेरा सारा ट्रिप वगैरह जो है वो डिले हो रहा है। इसके साथ साथ मैंने जापान का भी वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश की थी, लेकिन इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं कि आपको अपॉइंटमेंट डेट ही नहीं मिल रही, और मुझे वो सितंबर के एंड की अपॉइंटमेंट डेट मिल रही थी, जिसको मैंने ये फिर मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि फिर ट्रिप बहुत ज़्यादा डिले हो जाना था। और उसमें भी मुझे सब ट्रैवल एजेंट ये बता रहे हैं कि 100% नहीं 101% आपकी रिजेक्शन चल रही है इस वक्त, चाहे आपके अमेरिका के वीज़े लगे हों चाहे यूरोप के लगे हों, सब के रिजेक्ट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज जो आपके मुल्क के हालात हैं, और लोग छोड़ के जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे। तो हमारी तरह के जो जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने वापस भी अपने मुल्क आना होता है, उन लोगों के वीज़ा भी नहीं लग रहे। तो ये इस टाइम सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ तक कि आज की एपिसोड के अंदर मैंने आपके साथ यही शेयर करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि किधर है आपकी वीडियोज़, क्यों नहीं आ रही, क्या मसला है। तो भाई ये सारे मसले हैं कि 8 जुलाई से मैं और अबरार इकट्ठे निकले थे वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और आज सुबह मेरी अबरार से बात हो रही थी, वो सारे कंट्रीज़ को कवर करता हुआ अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान और ये कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह सारे करके इस वक्त रशिया पहुंच चुका हुआ है, और मैं अभी तक लाहौर में बैठा हुआ हूँ और एक वीज़ा लगवा के बैठा हुआ। तो ये फ़र्क होता है हमारे ग्रीन पासपोर्ट में और जर्मन पासपोर्ट के अंदर। एनीवेज़, जैसे मेरी कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह, ये जैसे मेरी कुछ हेल्थ कंडीशन बेहतर होती है, मुझे डॉक्टर अच्छा मशवरा देते हैं, तो फिर इंशाल्लाह अगली एपिसोड हमारी पाकिस्तान से निकलने की होगी किसी भी कंट्री के अंदर, और ऑब्वियसली कोरिया का जो मैंने प्लान किया हुआ है। सो आप भी दुआ करें जल्दी से जल्दी मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए। और यही वो वजह जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि यार कभी भी कुछ भी नहीं पता लगता आपकी हेल्थ के साथ क्या हो जाता है, इसलिए जितना हो सकता है ना इस टाइम को स्पेंड कर लो, कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है। तो मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, दुआ में याद रखिएगा।